अदानी एंटरप्राइजेस ने क्यों घटाया क्षमता विस्तार खर्च? क्या बाल्को के आईपीओ पर बन जाएगी सहमति? क्यों आई पेटीएम के घाटे में इतनी तेज गिरावट? वेदांता में प्रमोटर का हिस्सा घटने पर क्यों उठे सवाल? एबी फैशन के साथ डील के बाद टीसीएनएस क्लोथिंग का शेयर क्यों 20% के निचले सर्किट तक लुढ़क गया? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की। पहली खबर, सोमवार को अदानी समूह के शेयर 5 खबरों के चलते हलचल में रहे। पहली खबर यह है कि ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर एमएससीआई ने मई महीने के लिए इंडेक्स रिव्यू प्रक्रिया में अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन का फ्री फ्लोट या वेटेज घटा दिया है। अदानी टोटल गैस के वेटेज को 25% से घटाकर 14% कर दिया गया है। वहीं अदानी ट्रांसमिशन के वेटेज को 25% से कम कर 10% किया जा रहा है। ये बदलाव 11 मई से लागू होंगे। इस खबर के बाद सोमवार को दोनों कंपनियों के शेयरों में 5% के निचले सर्किट पर क्लोजिंग हुई। फ्री फ्लोट का मतलब विदेशी निवेशकों की ओर से इक्विटी मार्केट्स में खरीद के लिए उपलब्ध बकाया शेयरों का अनुपात होता है। दूसरी खबर यह है कि एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने केपेक्स यानी पूंजीगत खर्च के लक्ष्य को 5.8 अरब डॉलर से घटाकर 3.8 अरब डॉलर कर दिया है, जो कि 1/3 से ज्यादा की कमी है। तीसरी खबर यह है कि अदानी एंटरप्राइजेस की कर्ज लौटाने की क्षमता में सुधार हुआ है। चौथी खबर यह है कि ग्रुप को जापान के 3 बैंकों की बैकिंग मिली है। और पांचवी खबर यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की शॉर्ट सेलिंग की जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। दूसरी खबर, केंद्र सरकार डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी बीईएमएल की स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी बेचने के लिए बहुत जल्द वित्तीय बोलियां मंगवा सकती है। पिछले महीने यानी अप्रैल में कंपनी के नॉन कोर कारोबार बीईएमएल लैंड एसेट्स की लिस्टिंग हुई थी। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में सरकार ने बीईएमएल में 26% हिस्सेदारी के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल को बेचने के लिए शुरुआती बोलियां मंगवाई थी, जिसको कैबिनेट ने 2016 में मंजूरी दे दी थी। इस हिस्सा खरीद के लिए सरकार को कई सारी बोलियां मिली थी और इसी के मद्देनजर अक्टूबर 2022 में बीईएमएल ने अपने नॉन कोर कारोबार का बीईएमएल लैंड एसेट्स में डीमर्जर कर दिया था। बीईएमएल लैंड एसेट्स की लिस्टिंग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अधिकारियों की ओर से बीईएमएल के लिए बोलियां मंगवाने के संकेत दिए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की इस कंपनी में 54.03% हिस्सेदारी है और इस हिस्सा बिक्री के बाद भी सरकार के पास करीब 28% हिस्सा बचा रहेगा। मौजूदा भाव पर 26% हिस्सा बिक्री से सरकार को इस कंपनी में करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरी खबर, सोमवार 8 मई को वेदांता का शेयर 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहले ये कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 80 करोड़ डॉलर के लोन का रीपेमेंट यानी भुगतान कर दिया है। वीआरएल ने लंदन और हांगकांग में कुल 80 करोड़ डॉलर के 3 लोन्स का भुगतान किया है। इन लोन भुगतान के बाद वेदांता के गिरवी रखे शेयर छुड़वा लिए गए हैं। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लोन भुगतान से वीआरएल की लिक्विडिटी से जुड़ी चिंताएं कम होंगी। गौरतलब है कि पिछले महीने यानी अप्रैल में भी वीआरएल ने 1 अरब डॉलर के लोन का भुगतान किया था, जिसके बारे में हमने आपको 25 अप्रैल के एपिसोड में बताया भी था। दूसरी खबर यह है कि प्रमोटर ग्रुप एमटीटी वेदांता नीदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट्स बीवी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बिना बताएं मार्च तिमाही में वेदांता में अपनी हिस्सेदारी कम की है, जिससे खुलासों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई है। प्रमोटर ग्रुप ने मार्च तिमाही में अपनी 0.13% हिस्सेदारी बेची है, जो कि दिसंबर अंत तक 1.71% पर थी। इससे पूरे प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा 69.69% से घटकर 68.11% पर पहुंच गया है। तीसरी खबर यह है कि सरकार बाल्को की लिस्टिंग के लिए वेदांता के साथ बातचीत कर सकती है। फिलहाल सरकार की बाल्को में 49% हिस्सेदारी है, क्योंकि 2001 में सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी वेदांता की सहयोगी कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बेच दी थी। दरअसल सरकार चाहती है कि वेदांता बाल्को को लिस्ट करे ताकि सरकार अपना जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको इस आईपीओ के जरिए बेच सके। चौथी खबर, संजय जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अपनी पेंट कारोबार से जुड़ी कंपनी जेएसडब्ल्यू पेंट्स में हिस्सा बिक्री की योजना है। इस हिस्सा बिक्री के जरिए कंपनी की अपनी क्षमता और उसके साथ साथ देश भर में मौजूदगी बढ़ाने की मंशा है। इससे कंपनी की अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को टक्कर देने की भी योजना है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप अपने पेंट कारोबार को 2 अरब डॉलर के आसपास आंक रही है और इस हिस्सा बिक्री के लिए एक्सिस कैपिटल को एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और हिस्सा बिक्री के लिए इस ग्रुप की कई सारे ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ शुरुआती बातचीत चल भी रही है। पांचवी खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइंस ने अप्रैल महीने में ऑन टाइम परफॉर्मेंस में अधिकतम सुधार देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया में मंथ ऑन मंथ सबसे ज्यादा सुधार दर्ज किया गया है। एयर इंडिया में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। अप्रैल में एयर इंडिया का ऑन टाइम परफॉर्मेंस मार्च में 83.45% की तुलना में अप्रैल में बढ़कर 91.63% पर पहुंच गया है।
इसी तरह एयर एशिया इंडिया सेकंड बेस्ट एयरलाइन रही है। इसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 79.06% से बढ़कर 84.17% पर रहा। वहीं विस्तारा, जिसकी एयर इंडिया के साथ मर्जर की प्रक्रिया चल रही है, इस कंपनी का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 84.68% से बढ़कर अप्रैल महीने में 87.77% पर पहुंच गया है। छठी खबर, आदित्य बिरला फैशन या एबी फैशन ने महिलाओं के कपड़े बनाने वाली कंपनी TCNS क्लोजिंग में 51% यानी मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों के बीच 1650 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ है। इस हिस्सा खरीद के लिए एबी फैशन की 800 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की भी योजना है। इस डील के तहत प्रोमोटर ग्रुप से 29% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और 503 रुपए के प्राइस पर सशर्त यानी एक कंडीशनल ओपन ऑफर भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे कुल हिस्सेदारी एबी फैशन की इस कंपनी में बढ़कर 51% हो जाए। सौदे के तहत TCNS का एबी फैशन में विलय होगा और TCNS के शेयरधारकों को हर 6 शेयरों के बदले में एबी फैशन के 11 शेयर मिलेंगे। TCNS क्लोथिंग के पोर्टफोलियो में विशफुल नाम के हाई एंड ब्रांड के अलावा W, ऑरेला और 11 जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। एबी फैशन के अलावा TCNS को खरीदने की दौड़ में रिलायंस रिटेल, नाइका, ट्रेंड के साथ साथ TPG कैपिटल जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। इस डील से एबी फैशन के वुमेन वेयर ब्रांड का पोर्टफोलियो मजबूत होता हुआ दिखेगा। 8 मई को जब यह खबर आई तो TCNS क्लोथिंग का शेयर 20% के निचले सर्किट पर बंद हुआ और एबी फैशन का शेयर भी डील की घोषणा के बाद 3.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं शेयर बाजार की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहला शेयर है पेटीएम का। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद सोमवार को पेटीएम के शेयर में 5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। चौथी तिमाही में कंपनी ने लगातार दूसरी तिमाही एडजस्टेड आधार पर पॉजिटिव एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा दर्ज किया है। मार्च तिमाही में कंपनी का एडजस्टेड कामकाजी मुनाफा 234 करोड़ रुपए पर रहा है। दिसंबर तिमाही में आपको बता दें कि कंपनी ने पहली बार 31 करोड़ रुपए का एडजस्टेड कामकाजी मुनाफा घोषित किया था। साथ ही चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा साल दर साल 761.4 करोड़ रुपए से घटकर 168 करोड़ रुपए पर रहा है। इस दौरान कंपनी की आय 1541 करोड़ रुपए से 51.5% बढ़कर 2334 करोड़ रुपए पर रही है। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की आय 4974 करोड़ रुपए से 61% बढ़कर 7990 करोड़ रुपए पर रही है। इस हिसाब से पेटीएम सबसे ज्यादा आय कमाने वाली नए जमाने की कंपनी है। एडजस्टेड कामकाजी घाटा 1518 करोड़ रुपए से 88.4% घटकर 176 करोड़ रुपए पर रहा है। नतीजों के बाद ब्रोकर्स इस शेयर को लेकर काफी बुलिश हैं। सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य भी बढ़ाया है। लक्ष्य पहले 1103 रुपए का था, उसे अब सिटी ने बढ़ाकर 1144 रुपए कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखते हुए इस शेयर के लिए 950 रुपए का लक्ष्य दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य 900 रुपए का दिया है। सिटी का लक्ष्य 725 के आसपास के मौजूदा भाव से करीब 60% ऊपर है। नतीजों के बाद कंपनी के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने कहा कि छोटी अवधि में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने का कंपनी का सबसे बड़ा लक्ष्य है और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये कही कि इंटरनेट पर काम करने वाली कंपनियों के लिहाज से देखा जाए तो वित्त वर्ष 2025 में ये कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी होगी। दूसरी खबर, टायर बनाने वाली कंपनी मदास रबर फैक्ट्री यानी MRF के शेयर ने सोमवार के सेशन में इतिहास रचा है। सोमवार 9 मई को MRF के शेयर ने फ्यूचर्स में यानी वायदा कारोबार में 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। यानी MRF का एक शेयर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि MRF भारत का पहला शेयर है जिसने 1 लाख रुपए के आंकड़े को छुआ है। कीमत के हिसाब से ये शेयर भारत का सबसे महंगा शेयर है। हालांकि कैश सेगमेंट में MRF के शेयर ने सोमवार को 99,933 रुपए 50 पैसे का उच्चतम स्तर छुआ। इसके बाद से शेयर में मुनाफा वसूली हावी हो गई, क्योंकि आज की गिरावट के बावजूद एक महीने में देखें तो शेयर ने करीब 16% और एक साल में 42% की तेजी दर्ज की है। 3 मई 1995 को शेयर ने 1000 रुपए का स्तर छुआ था। फरवरी 2012 में यह शेयर 10,000 रुपए, सितंबर 2014 में 25,000, सितंबर 2016 में 50,000 और उसके बाद 2018 में 75,000 रुपए और अब 2023 में फाइनली इसने 1 लाख रुपए का स्तर भी पार किया है। यानी कि शेयर ने बीते 28 साल में 100 गुना का रिटर्न दर्ज किया है। अब शेयर की ऊंची कीमत की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस कंपनी ने अपने शेयर को कभी भी स्प्लिट नहीं किया, यानी विभाजित नहीं किया है। BSE पर मौजूद जानकारी के मुताबिक MRF ने 2000 से लेकर आज तक एक बार भी ना तो बोनस शेयर की घोषणा की है और ना ही स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि इस शेयर की जो कीमत है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएगी।
तीसरी खबर, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी कंपनी मैरिको के नतीजे बेहद दमदार रहे हैं। अच्छे नतीजों के दम पर सोमवार को शेयर इंट्राडे में 9.5% तक उछला और दिन के दौरान 539 रुपये 80 पैसे की ऊंचाई को छुआ, यानी कि जो 554 रुपये 35 पैसे का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है उसके बेहद करीब ये स्टॉक जाता हुआ दिखा है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 257 करोड़ रुपए से 18.7% बढ़कर 305 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कामकाजी मुनाफा 346 करोड़ रुपए से 14% बढ़कर 393 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन में करीब 1.5% के आसपास का सुधार देखने को मिला है। मार्जिन 16% से बढ़कर 17.5% पर पहुंच गए हैं। नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकर्स ने शेयर में तेजी की राय दी है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी और 590 रुपए का लक्ष्य दिया है शेयर के लिए। वहीं शेर खान ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए शेयर पर 645 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। चौथी खबर, इंडसइंड बैंक का शेयर सोमवार को निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा, यानी इंडसइंड बैंक निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा सोमवार को। गौरतलब है कि शुक्रवार 5 मई को शेयर करीब 5.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। दरअसल कंपनी के चीफ रिस्क ऑफिसर रामकृष्ण मय्यप्पन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बैंक ने मुरलीधर लाखरा को नए चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर नियुक्त कर लिया है। पर सोमवार को शेयर में रिकवरी के पीछे वजह है ब्रोकर्स का इस शेयर पर तेजी का भरोसा बरकरार रखना। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर पर ओवरवेट की रेटिंग और 1525 रुपए का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सीआरओ के इस्तीफे से बैंक के नतीजों पर कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही जेफरीज ने भी खरीदारी की राय और 1550 रुपए का लक्ष्य तय किया है। जेफरीज के मुताबिक चीफ रिस्क ऑफिसर के इस्तीफे से शेयर में 5% की गिरावट होना उनको जस्टिफाइड नहीं नजर आता है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि असर डाल सकते हैं। नतीजों का सीजन जारी है, तो 9 मई की अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी कंपनियों में लुपिन इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एसआरएफ, अपोलो टायर्स, रेमंड, कैस्ट्रोल, गोदरेज एग्रोवेट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिरला कॉर्प, रिलायंस इंफ्रा, रेन इंडस्ट्रीज, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 50 या तो फिर कैश सेगमेंट में या फिर वायदा बाजार का हिस्सा हैं, जिनके कल नतीजे आते हुए दिखेंगे और इन पर बाजार की खास तौर पे नजर रहेगी। 9 मई की जहां तक बात है तो मैनकाइंड फार्मा इसके आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। आपको बता दें कि आईपीओ 15.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, किस तरह के लिस्टिंग के दिन लेवल्स देखने को मिलते हैं, इस पर बाजार की नजर रहेगी और इससे कहीं ना कहीं पूरा जो फार्मा सेक्टर है वो भी प्रभावित होता हुआ दिखेगा। आईपीओ मार्केट की जब बात चली है तो नेक्सेक्स सिलेक्ट रीट आईपीओ ये 9 मई को खुलेगा और 11 मई को बंद होगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 95 से 100 रुपये तय किया गया है और इस आईपीओ के जरिए 3200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की योजना बनाई गई है। साथ ही डिविडेंड के लिहाज से देखें तो OFSS यानी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इन्होंने 225 रुपए का डिविडेंड घोषित किया था, उसकी एक्स डेट है। तो कल अगर आपको शेयर में गिरावट देखने को मिले या एडजस्टमेंट देखने को मिले तो आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, वो केवल डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का पूरा दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नए अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।